हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। अपन साइकेट्रिक के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। ठीक है, अगर कोई दिक्कत थी तो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे से। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में साइकेट्रिक में हिस्ट्री इवोल्यूशन ऑफ साइकेट्रिक के बारे में देखा था। उसमें हमने देखा था पीरियड ऑफ परसिक्यूशन, पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन, पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन और पीरियड ऑफ साइंटिफिक, इनके बारे में देखा था। उसमें अलग अलग साइंटिस्ट भी आए थे, फिलिप स्पिनेल भी आए थे, बेंजामिन रस आए थे। असाइलम के बारे में देखा था, फर्स्ट असाइलम कहाँ खोला गया था, कौन सा असाइलम खोला गया था। फिर कुछ हमने हिस्ट्रीज पढ़ी थी, कौन कौन से सन में साइकेट्रिक को कब कब ऐड किया गया। ठीक है, पहले 3 मंथ के लिए चलाया गया, पहले फीमेल के लिए आया, फिर मेल के लिए आया और फिर साइकेट्रिक आई। उसके बाद फिर बीएससी में जोड़ दिया गया, उसके बाद जीएनएम में, पोस्ट बीएससी में, एमएससी में, सबको साइकेट्रिक के साथ इंक्लूड कर लिया गया। कुछ थेरेपीज थी जैसे कि इंसुलिन शॉक थेरेपी, ठीक है, कौन से सन में आई थी, या फिर आपके ईसीटी थी। कुछ ड्रग्स थी, फर्स्ट साइकेट्रिक ड्रग कौन सी हुई थी। तो ऐसे करके अपने हिस्ट्री के बारे में देखा था। फिर लास्ट क्लास जब खत्म हुई थी तब हमने बोला था कि हम पढ़ेंगे इटियोलॉजी या कॉजेज ऑफ मेंटल इलनेस। तो मेंटल इलनेस पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हेल्थ क्या है और मेंटल हेल्थ क्या है। तो आइए डेफिनेशंस की बात करें। ठीक है, हेल्थ की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO, किसके अनुसार? WHO के अनुसार हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, क्या है? कंप्लीट, क्या है? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल क्या होनी चाहिए? वेलबींग होनी चाहिए। यानी कि आपकी जो हेल्थ है वो कैसी होनी चाहिए? कंप्लीट। ठीक है, बॉडी के अंदर कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। फिजिकली मतलब फिजिकली आपकी बॉडी ठीक होनी चाहिए। मेंटली कोई मेंटल डिजीज वगैरह नहीं होनी चाहिए। सोशली समाज में भी सही होनी चाहिए। ठीक है, एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इनफर्टिलिटी। ठीक है, मतलब ही वो कैसा होना चाहिए? कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, ठीक है, होना चाहिए। ठीक है, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, और कोई भी उसमें क्या नहीं होनी चाहिए? डिजीज या बीमारी नहीं होनी चाहिए। ऐसी बीमारी जो आगे चल के क्या कर रही है, वो इनफर्टिलिटी कॉज कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो वो इंसान किस में आता है? एक हेल्दी पर्सन होता है। ऐसा कौन कहता है कि आपकी WHO की गाइडलाइन बोल रही है। ठीक है, पहले इसमें स्पिरिचुअल को जोड़ा जाता था, आजकल हेल्थ की डेफिनेशन में से स्पिरिचुअल को हटा दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, ये तो हमने बात की नॉर्मल हेल्थ की। अब बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ। ठीक है, मेंटल हेल्थ की अगर बात करें, किसकी बात करें? मेंटल हेल्थ की। तो क्या है? इट इज द एडजस्टमेंट, क्या है? इट इज द एडजस्टमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, किसके साथ में? बॉडी के साथ में एडजस्टमेंट है, किसका? माइंड का, स्पिरिट का, और क्या है? एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट और नेचर का। ठीक है, कोई भी इंसान है किस किस के साथ में मेंटली हम कब बोलते हैं? देखिए, इट इज द एडजस्टमेंट, कोई भी इंसान है अपनी एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, किस किस में? देखिए, बॉडी के साथ में, ठीक है, माइंड के साथ में, स्पिरिट के साथ में, या फिर एनवायरमेंट बाहर के वातावरण के साथ में, और अपने नेचर के साथ में, और बाहर के एनवायरमेंट के नेचर के साथ में सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा है। ठीक है, ऑल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ शुड बी फुलफिल। या तो अगर फुलफिल कर रहा है तो मतलब कैसा है? हेल्दी है। अगर फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो वो क्या है? मेंटल हेल्थ में रहेगा। फुलफिल फॉर ए मेंटल हेल्थ लाइक एज दैट। ठीक है, क्या है? देखिए, फिजिकल, ठीक है, फिजिकली सही होना चाहिए, सोशली समाज में भी उसका सही होना चाहिए। ठीक है, और स्पिरिचुअल, ठीक है, स्पिरिचुअल अपन यहां जोड़ सकते हैं, पर हेल्थ की डेफिनेशन में मतलब आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए उसको, ऐसा मानते हैं। ठीक है, एंड ऑक्यूपेशनल, कमाता भी हो, और क्या हो? कंफर्टनेस भी हो, और अबाउट सेल्फ एंड अदर। मतलब क्या है? अगर ये सब चीजें कर पा रहा है तो वो क्या है? हेल्दी पर्सन है। मतलब क्या? फिजिकली फिट है, सोशली समाज में भी उसका अच्छा रेस्पॉन्स है। ठीक है, किसी से गलत नहीं बोलता है, झगड़ता नहीं है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान भी है, ऑक्यूपेशनल मतलब कमाता भी है। ठीक है, कमाता धमाता है, कमाता नहीं है तो स्ट्रेस रहेगा, मेंटली डिस्टर्ब रहेगा, कंफर्टनेस फील है, भाई कमाएगा, पैसा आएगा तो कंफर्टनेस रहेगा। और क्या है? अबाउट सेल्फ एंड अदर, खुद के बारे में भी जानता है और दूसरों के व्यवहार के बारे में भी जानता है। ऐसा अगर कर पा रहा है तो वो कैसा है? हेल्दी पर्सन है। अगर इनमें कोई भी अल्टरेशन है या इनमें किसी भी चीज में प्रॉब्लम है तो वो क्या कहलाएगा? मेंटल
हेल्थ कहलाएगी आपकी। क्या है? मेंटली डिस्टर्ब रहेगा भाई, सीधी सीधी बात है। फिजिकली फिट नहीं है, बॉडी में कहीं पर भी प्रॉब्लम है, सोशली समाज में भी वो झगड़ता रहता है, मेंटली डिस्टर्ब है, ठीक है। हो सकता है स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उसको, ठीक है। ऑक्यूपेशनल कमाता नहीं है, कमाएगा नहीं तो उसके क्या रहेगी, 50 टेंशन रहेगी, दूसरों से कर्जा लेगा, दूसरों से कर्जा लेके खर्चे करेगा, जब लिया है तो किसी का देना पड़ेगा, तो मेंटली स्ट्रेस रहेगा, कंफर्टनेस नहीं रह पाएगा, कंफर्टनेस नहीं रह पाएगी उसकी, ठीक है। सेल्फ और अदर, ठीक है, खुद भी प्रॉब्लम में रहेगा, दूसरे भी प्रॉब्लम में रहेंगे, जिसका लिया है नहीं दे पाएगा तो वो क्या टेंशन में रहेगा। और क्या है? एडजस्टमेंट अबाउट सेल्फ एंड अदर, और एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है एनवायरमेंट में और अपने आप में, या बाहर के लोगों से अपने में, सोशल समाज में नहीं अपना सामंजस्य बैठा पा रहा है, ना घर वालों के साथ में उसका सामंजस्य है, तो ऐसे लोग फिर वो किस में आते हैं? मेंटली हेल्थ में आते हैं। किस में आते हैं? मेंटली हेल्थ में आते हैं। तो ये आपकी हेल्थ की और किसकी डेफिनेशन है? मेंटल हेल्थ की। अब हम पढ़ेंगे इटियोलॉजी, किसके? मेंटल हेल्थ के क्या कारण हैं, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले हेडिंग डालें, थ्योरी के नोट्स बनाते रहें, बहुत काम के हैं। लिखिए इटियोलॉजी ऑफ मेंटल हेल्थ या मेंटल इलनेस, इटियोलॉजी ऑफ मेंटल इलनेस। किसी मेरे दोस्त ने या किसी मेरे कलीग्स ने कहा था कि सर आप एक बार न्यूरोट्रांसमीटर अच्छे से पढ़ाना, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है, ठीक है। इटियोलॉजी या मेंटल इलनेस, इसको पढ़ाने के लिए हमने किसी कलीग्स ने कहा था कि सर न्यूरोट्रांसमीटर थोड़ा अच्छे से पढ़ाना, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना है और न्यूरोट्रांसमीटर इसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। देखिए तो टॉपिक है इटियोलॉजी ऑफ मेंटल इलनेस या कॉजेस। क्या है? कॉजेस। कॉजेस मतलब कारण, या इटियोलॉजी या कॉजेस मतलब क्या है? कारण है किसके? मेंटल इलनेस के, ठीक है। देखिए इटियोलॉजी फैक्टर इन अननोन का मतलब है हमें ऐसे कारण नहीं पता है। अगर कारण पता हो तो हम क्या कर लेंगे? इलाज कर लेंगे, ट्रीटमेंट कर लेंगे। अगर कारण पता है तो हम क्या कर लेंगे? ट्रीटमेंट कर लेंगे। अननोन है मतलब उनका हमें कारण ही नहीं पता है, तो उसका इलाज क्या करेंगे? तो ठीक है, देखिए इसके बारे में लिखिए क्या है ये इटियोलॉजिकल फैक्टर, इटियोलॉजिकल फैक्टर इन अननोन, ठीक है। अगली लाइन में देखिए एग्जैक्ट कॉज इज अननोन, एग्जैक्ट कॉज इन अननोन। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दो चीज समझ लीजिए आप। एक तो देखिए, एक होता है क्या? कॉज, और एक होता है रिस्क फैक्टर, ठीक है। कॉज वह होते हैं जो हमेशा 100% जिम्मेदार होते हैं उस बीमारी के। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कोई भी कॉज है तो वो 100% जिम्मेदार है उस बीमारी का। मतलब कॉज लग गया तो उसकी वजह से ये बीमारी होगी ही होगी। क्या समझ में आ रहा है भैया? मैं बोल रहा हूं कॉज का मतलब ये 100% जिम्मेदार है उस बीमारी का, इसकी वजह से बीमारी होगी ही होगी भैया। मैं कह रहा हूं रिस्क फैक्टर। क्या कह रहा हूं? रिस्क फैक्टर, यानी कि इसकी वजह से बीमारी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। रिस्क फैक्टर हमेशा वह होते हैं जिसकी वजह से बीमारी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, बट कॉज हमेशा वह होते हैं इसकी वजह से बीमारी होगी ही होगी। तो दोनों चीज क्लियर है। आगे देखिए तो अब हम बात जो कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? इटियोलॉजी ऑफ मेंटल इलनेस या कॉज की बात कर रहे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा मैंने, इटियोलॉजी फैक्टर इज अननोन। क्या है? अननोन है, हमें पता नहीं है, ठीक है। एग्जैक्ट कॉज इज अननोन। अब भाई जब तुम्हें ये बताइए एग्जैक्ट कॉज ही नहीं पता है तो तुम ट्रीटमेंट किस बात का करोगे? अगर कारण पता होता तो हम ट्रीटमेंट करते। तो ये कैसी बीमारी है? मेंटल इलनेस बीमारी कैसी? इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है,
ठीक है, आगे देखिए, कुछ हम वेरियस फैक्टर मानते हैं। क्या मानते हैं? वेरियस फैक्टर, वेरियस टाइप मान लो या फैक्टर मान लो, वेरियस टाइप्स, वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्टर, वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्टर या रिस्क फैक्टर। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्टर या रिस्क फैक्टर। आपके जो वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क फैक्टर हैं वो 3 टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। देखिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर। क्या है? साइकोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर। दूसरा है आपका सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर। और तीसरा है आपका बायोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर। तो आपके कारण तो हमें नहीं पता है, अगर कारण पता होता तो हम ट्रीटमेंट कर लेते। हम ऐसा प्रेडिक्शन करते हैं, ऐसा मानते हैं कि कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्टर या रिस्क फैक्टर हैं, ठीक है, इसको प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, या रिस्क फैक्टर। उसमें से फर्स्ट क्या है आपका? साइकोलॉजिकल फैक्टर। क्या है भैया? साइकोलॉजिकल फैक्टर। दूसरा क्या है? सोशियोलॉजिकल फैक्टर। दूसरा क्या है भैया? सोशियोलॉजिकल फैक्टर। और तीसरा क्या है? बायोलॉजिकल फैक्टर। क्या है भैया तीसरा? बायोलॉजिकल फैक्टर। अब इनके अंदर देखिए क्या क्या पॉइंट हैं, कितने पॉइंट हैं। तो इसके अंदर 4 पॉइंट हैं। कितने पॉइंट हैं? 4। फर्स्ट होता है इसमें मैटरनल डिप्रीवेशन। क्या है? फर्स्ट है मैटरनल डेप्रीवेशन, मैटरनल डेप्रीवेशन, ठीक है। दूसरा है भैया इसमें ओवर प्रोटेक्शन। क्या है? ओवर प्रोटेक्शन। समझाऊंगा मैं आपको एक एक चीज को, बस लिख लीजिए, ठीक है। देखिए ओवर प्रोटेक्शन। और तीसरा क्या है? अनमैरिड। क्या है? अनमैरिड। और चौथा क्या है भैया? चौथा क्या है? तीसरा क्या है? अनमैरिड। और चौथा है भैया अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट। साइकोलॉजी के अंदर कितने हैं भैया? 4 हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर कौन से हैं? मैटरनल डेप्रीवेशन, ओवर प्रोटेक्शन, अनमैरिड और अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये 4 कारण हैं किसके? मेंटल इलनेस के, ठीक है। किसके अंदर आते हैं? ये साइकोलॉजिकल के अंदर आते हैं। आगे देखिए सोशल फैक्टर में बहुत सारे हैं, बहुत सारे, मतलब पहला तो होगा डिजास्टर, ठीक है। दूसरा हो सकता है आपका क्या? वार, कोई भी युद्ध हो, ठीक है। और क्या हो सकता है? वियोलेंस। क्या हो सकता है? वियोलेंस, ठीक है। और क्या हो सकता है इसके अंदर? और हो सकता है अनअवेयरनेस। क्या हो सकता है? अनअवेयरनेस। और क्या हो सकता है भैया इसमें? अनएबिलिटी ऑफ सोर्सेस, अनएबिलिटी ऑफ सोर्सेस, ठीक है। इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5। कितने हो गए भैया? 4 और 5, ठीक है। इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर कितने हैं? 4 हैं। क्या है भैया? 4 हैं। फर्स्ट है हेरिडेटरी।
फर्स्ट क्या है, हेरेडिटरी, हेरेडिटरी। दूसरा है आपका, हेरिडेटरी के बाद दूसरा है आपका बायोलॉजिकल, ठीक है। दूसरा क्या है, बायोलॉजिकल। तीसरा है आपका फिजिकल, फिजिकल। और चौथा है आपका फिजियोलॉजिकल। देखिए हम बात कर रहे हैं वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्टर या रिस्क फैक्टर की, ठीक है। ये कितने हमने बोला कि कॉज 100% जिम्मेदार होते हैं, तो हमें पता नहीं है अननोन कॉज है, तो हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। अब रिस्क फैक्टर के हम अनुमान लगा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम या मेंटल इलनेस इनकी वजह से हो सकती है। तो उसमें 3 है आपके, साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशियोलॉजिकल फैक्टर और बायोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर फर्स्ट है मैटरनल डेप्रिवेशंस, ठीक है। दूसरा है ओवर प्रोटेक्शन, तीसरा है अनमैरिड, चौथा है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सोशल फैक्टर के अंदर क्या है, फर्स्ट है डिजास्टर, दूसरा है वार और तीसरा है वायलेंस, ठीक है। चौथा है अनअवेयरनेस, फिर है अनएबिलिटी ऑफ सोर्सेस, ठीक है। बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर है फर्स्ट हेरिडेटरी, दूसरा है बायोलॉजिकल, तीसरा है फिजिकल और चौथा है फिजियोलॉजिकल, ठीक है। तो ये इसके क्या है, रिस्क फैक्टर हैं। फिर हम फर्स्ट बात करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर की। किसकी बात करते हैं भैया, नोट्स बनाते रहना, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये डाटा आप सोचो कहीं से मिल जाएगा, मिल जाएगा। किताबों में रामायण बहुत लिखी हुई पड़ी है भैया, समझ में आ रहा है, किताबों में रामायण बहुत लिखी पड़ी है, बट उनको छांट कर नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है भैया। नोट्स ऐसे नहीं मिलते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट मांगते हैं, कुछ स्टूडेंट मांगते हैं पर हम देते हैं, पर ऐसे नोट्स देने का मतलब नहीं है कि उन्हें पढ़ना नहीं है और खिचड़ी बनी बनाई मिल जाए या पका हुआ भोजन मिल जाए। ऐसे नोट्स देने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आइए शिव शर्मा चैनल को सर्च कीजिए, ज्यादा डीपली जानना है तो मेरे पास आइए, ठीक है। आपको सब कुछ मिलेगा, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जहां आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, सारी सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, बट पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। अब आपको स्पून फीडिंग नहीं कराई जाएगी, आपको खुद को भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे आइए, बात करते हैं हम किसकी, बायोलॉजिकल फैक्टर की। किसकी बात करेंगे, बायोलॉजिकल फैक्टर। फर्स्ट है आपका कौन सा, बायोलॉजिकल फैक्टर। और बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर फर्स्ट था आपका हेरिडेटरी। क्या था भैया, हेरिडेटरी, आनुवंशिकता वाला पढ़ा होगा आपने, हेरिडिटी, हेरिडिटी या हेरिडिटी, ठीक है, हेरिडिटी। और हेरिडिटी आपके फीमेल और ये मेल, ठीक है। इसके लिए ये क्या है, साइन होता है, ठीक है, ऐसे मान लो बोली, ठीक है। ये आपकी क्या है, मेल और फीमेल, ठीक है। और इनके जो चाइल्ड होगा, ठीक है, अगर ध्यान रखो कोई भी माता पिता अगर 50-50 है, दोनों ही अगर मेंटल परसेंट है तो 50% चांसेस रहते हैं। अगर माता और पिता में से अगर कोई एक है तो 20% चांसेस रहेंगे मेंटल इलनेस होंगे, ठीक है। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन लिख लो हेरिडेटरी से रिलेटेड क्वेश्चन लिखिए, लिखिए मोस्ट हेरिडिटी, क्या, मोस्ट हेरिडिटी, मोस्ट हेरिडिटी या हेरिटेबल डिजीज, या हेरिटेबल डिजीज, मोस्ट हेरिडिटी या हेरिटेबल डिजीज इन साइकेट्रिक, इन कहा, साइकेट्रिक, कौन सी है, साइकियाट्रिक। क्वेश्चन क्या है भैया, पढ़िए दोबारा से, क्वेश्चन है मोस्ट हेरिडिटी, मोस्ट हेरिडिटी या हेरिटेबल डिजीज इन साइकेट्रिक, साइकेट्रिक के अंदर हेरिडिटी या हेरिटेबिलिटी
ठीक है, आनुवांशिक। ठीक है, ये कौन सी है आपकी, ऑटिज्म। कौन सी होती है भैया, आंसर में क्या जाता है आपसे, क्या आएगा, नाम सुना होगा आपने, क्या सुना होगा, ऑटिज्म। ऑटिज्म, और ऑटिज्म कितना परसेंट, 70% साइकेट्रिक में। मोस्ट हेरिडिटी, आनुवांशिकी, हेरिडिटी या हेरिटेबल डिजीज है ना, साइकेट्रिक, साइकेट्रिक के अंदर कौन सी है, ऑटिज्म। कौन सी है भैया, ऑटिज्म। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन की भरमार है, लिखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, सेकंड मोस्ट हेरिटेबल। ठीक है, सेकंड मोस्ट हेरिटेबल, सेकंड मोस्ट हेरिटेबल। ठीक है, सेकंड मोस्ट हेरिटेबल डिजीज ऑन डिजीज इन साइकेट्रिक, इन साइकेट्रिक। तो कौन सी रहेगी भैया, आंसर क्या जाएगा, सीजोफ्रेनिया। क्या रहेगा, बहुत से स्कीजोफ्रेनिया बोलते होंगे, पर बोलते क्या है, सीजोफ्रेनिया। क्या है भैया, सीजोफ्रेनिया। ये कितना होता है भैया, 40%। ठीक है, ये कितना है, ये अगर बात करें एक वर्ड में तो 62, कितना होता है, 62 70। ठीक है, आपकी हेरिटेबिलिटी या हेरिटेबल डिजीज से रिलेटेड दो क्वेश्चन आए हैं आपके। कौन कौन से, देखिए, मोस्ट हेरिडिटी या हेरिटेबल डिजीज साइकेट्रिक, साइकेट्रिक में कौन सी है, ऑटिज्म 70% देखने को मिलती है। सेकंड मोस्ट हेरिटेबल डिजीज इन साइकेट्रिक तो कौन सी है, सीजोफ्रेनिया। कौन सी है भैया, सीजोफ्रेनिया। आगे देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, फर्स्ट हो गई हेरिडिटी, इसमें दूसरा देखिए क्या, न्यूरोट्रांसमीटर। ये कारण है। ठीक है, देखिए और क्या हो सकता है, ये हो गया था बी। ठीक है, बी में क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर। अभी आपको बताएंगे ट्रांसमीटर कैसे मूव करते हैं। ठीक है, फर्स्ट देखिए डोपामाइन। क्या देखिए भैया, डोपामाइन। डोपामाइन। ठीक है, डोपामाइन में एक ट्रिक बनाई है हमने, क्या, डोपा, डोपा, ए बराबर कुछ नहीं होता है, ऐसे ही लिख दिया है, और डी बराबर, देखिए डी क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ गोल। डी बराबर क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ गोल, डिटर्मिनेशन ऑफ गोल। ठीक है, दूसरा है ऑब्सेशन। क्या होता है, शायद लत होता है, लत। ठीक है, और P बराबर क्या होता है भैया, प्लीजर। क्या होता है, प्लीजर, प्लीजर, आनंद, आनंद। तो आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामाइन, ठीक है, ये डिटरमाइन द गोल या ऑब्सेशन या प्लीजर, आनंद दिलाने में ये क्या करता है, ये फंक्शन है डोपामाइन की। क्या कराता है ये फंक्शन है, फंक्शन है। डोपामाइन क्या कराता है, डिटरमाइन द गोल, आपका गोल क्या है उसमें एक्टिव रखेगा, या ऑब्सेशन मतलब किसी चीज की लत लगाने में। ठीक है, और प्लीजर मतलब आनंद दिलाने में कौन हेल्प करता है, आपका डोपामाइन। बताएंगे अभी कैसे हेल्प करता है। ठीक है, तो यहां पर कुछ लिख लीजिए। ठीक है, नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ द सीजोफ्रेनिया, नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ द सीजोफ्रेनिया,
सीजोफ्रेनिया, ठीक है, इसमें क्या होता है, डिक्रीज डोपामाइन लेवल, क्या हो जाता है इसमें, क्या होगा, डिक्रीज डोपामाइन, क्या होगा, डिक्रीज डोपामाइन, ठीक है। और देखिए, ठीक है, सीजोफ्रेनिया के अंदर किसका लेवल बढ़ता है भैया, सीजोफ्रेनिया में के अंदर इंक्रीज होता है डोपामाइन का लेवल, ठीक है। पर नेगेटिव सिम्टम्स में, ठीक है, नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ द सीजोफ्रेनिया, ठीक है, वो क्या है, डिक्रीज डोपामाइन, क्या है, डिक्रीज डोपामाइन। जबकि आपके सीजोफ्रेनिया में क्या देखने को मिलता है, क्या क्या होता है, इंक्रीज डोपामाइन, किसका लेवल बढ़ता है, इंक्रीज डोपामाइन का लेवल बढ़ता है, ठीक है, डोपामाइन, ठीक है। अगला देखिए आपका है सीरोटोनिन, ठीक है, दूसरा क्या है, सीरोटोनिन। अभी एक बार लिख लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कैसे कैसे काम करते हैं ये, ठीक है। दूसरा है आपका कौन सा, सीरोटोनिन, कौन सा है भैया, सीरोटोनिन, सीरोटोनिन, ठीक है। सीरोटोनिन या इसी को बोलते हैं 5-HT, 5-HT, ठीक है, क्या है, 5-HT। आगे देखिए 5-HT यानी ये कैसा ट्रांसमीटर है, कैसा ट्रांसमीटर है, हैप्पी, HAPPY, हैप्पी न्यूरो ट्रांसमीटर है, कैसा ट्रांसमीटर है, हैप्पी न्यूरो ट्रांसमीटर है। अभी मैं ये शॉर्ट बता रहा हूं, हर चीज को शॉर्ट में बता रहा हूं, मैंने अभी थ्योरी लिखी ही नहीं है कहीं पर, समझ में आ रहा है, अभी मैंने थ्योरी की बात नहीं की है, मैं आपको एक परफॉर्मा बता रहा हूं, क्या परफॉर्मा बता रहा हूं, मेंटल इलनेस के अंदर, ठीक है, कैसे कैसे मेंटली ये आपके कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं, अगर फैक्टर नहीं है तो उनकी जगह रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं। अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, थ्योरी मैंने लिखी नहीं है, थ्योरी बताऊंगा आपको, पूरी थ्योरी में कराऊंगा, मेंटल हेल्थ नर्सिंग की मेंटल हेल्थ नर्सिंग की कौन सी पूरी थ्योरी में कराने वाला हूं आपको, A to Z। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा जो BSc नर्सिंग और GNM के नर्सिंग के अंदर, किसके अंदर, BSc और GNM के अंदर थ्योरी के अंदर जो भी टॉपिक है वो मैं एक एक चीज यहाँ क्लियर कराऊंगा। बट जो मैं पढ़ा रहा हूं मुझ पर भरोसा रखिए, आपका एक भी टॉपिक नहीं बचेगा, ठीक है, बट आपको भरोसा रखना पड़ेगा, ठीक है। और थ्योरी नहीं छोड़ूंगा, इतना मैं गारंटी दे रहा हूं, एक एक चीज को हल कराऊंगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं कि सर ये टॉपिक रह गया है या आप इसे पूरा करिए, ठीक है। बट अपन रेगुलर चीज पढ़ेंगे, पहले आपको नॉर्मल चीज पता होगा तभी आपको एबनॉर्मलिटीज पता होगा, तो भरोसा रखिए। पहले मैं आपको पहले छोटी छोटी बारीक, जैसे अगर हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो पहले हम मकान बनाते हैं तो नींव भर के लाते हैं, तो पहले नींव बनाना बहुत जरूरी है आपकी, ठीक है। तो नींव बनाने के लिए पहले मैं जो छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं वो चीजें क्लियर कर लो, क्योंकि जब मैं सीजोफ्रेनिया बताऊंगा तब मैं बोलूंगा मैंने आपको छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन बताए थे, वहां जाकर आप देख लें, ठीक है। तो फिर आपका क्या बेस बनता चला जाएगा। तो इसलिए यहां से देखिए, अगर आपसे कोई बोल दे कि न्यूरो ट्रांसमीटर के अंदर सीरोटोनिन, मैं बताऊंगा, जब मैंने आपको बताया था कि न्यूरो ट्रांसमीटर में सीरोटोनिन बताया था, उसे 5-HT बोलते हैं, और ये कैसा न्यूरो ट्रांसमीटर है, हैप्पी न्यूरो ट्रांसमीटर है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए, इसमें 3 चीज क्या क्या, ये क्या कराता है भैया, देखो, एस स्लीप, जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, कौन सा, सीरोटोनिन, ये स्लीप में हेल्प करता है, सोने में हेल्प करता है। दूसरा ई, एस ई बराबर क्या है भैया, ई बराबर है इमोशन, इमोशन भी कौन लाता है, सीरोटोनिन। अगला है आर बराबर रिकॉल, ठीक है, रिकॉल या मेमोरी, समझ में आ रहा है कि हम बात कर रहे हैं किसकी, सीरोटोनिन का काम क्या होता है कि भैया स्लीप में हेल्प करता है, इमोशन में हेल्प करता है, ठीक है, किसी का दिल टूट जाए तो इमोशन में हेल्प करता है, और रिकॉल मतलब पुरानी याददाश्त दिलाने में कौन हेल्प करता है, सीरोटोनिन, ठीक है। अगली एक क्वेश्चन लिखिए
ठीक है। न्यूरोट्रांसमिशन, जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है डिप्रेशन में, ठीक है, वो कौन सा होता है? सीरोटोनिन। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर डिप्रेशन में कम होता है? ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर डिप्रेशन में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर डिप्रेशन में कम होता है? कम होता है, तो सीधी बात है कौन सा होता है? सीरोटोनिन। कौन सा होता है? सीरोटोनिन। ठीक है, आंसर क्या है? सीरोटोनिन या 5-HT। ठीक है, तीसरा लिखो, तीसरा, ये दूसरा हो गया। पहला कौन सा था आपका? अरे पहला कौन सा था? आपने अभी देखा था, फर्स्ट देखा था हेरिडेटरी, जब मैं पढ़ा रहा था तो फर्स्ट बताया था मैंने कौन सा आपको। फर्स्ट आपने जो देखा था वो था डोपामाइन, दूसरा है सीरोटोनिन, और तीसरा देखिए, तीसरा नॉर एफी, कौन सा? नॉर एफिनेफ्रिन, नॉर एफिनेफ्रिन, या इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस न्यूरोट्रांसमीटर, स्ट्रेस न्यूरोट्रांसमीटर, स्ट्रेस न्यूरोट्रांसमीटर। किसको? नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन का ही दूसरा नाम क्या है? स्ट्रेस ट्रांसमीटर। ठीक है, ये देखिए NOR, इसको हम नॉर पहले अपन जैसे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, तो इसको जो है ये किस में हेल्प करता है? ठीक है, नो स्टामिन नो स्ट्रेस। ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन क्या है? स्ट्रेस, तो मतलब N बराबर क्या है? नो हिस्टामिन नो स्ट्रेस। ठीक है, अगला है आपका नो अलर्टनेस, नो अलर्ट, और R बराबर है रिकॉल मेमोरी। ठीक है, यानी कि क्या है? एफिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर है, अगर ये नहीं होगा तो स्टामिन्स रिलीज नहीं हो पाएगा, और नो स्ट्रेस में भी हेल्प नहीं करेगा। भाई सीधा नाम है, नो स्ट्रेस न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, नो अलर्ट भी नहीं रख पाओगे आप अगर ये नहीं होगा तो, और रिकॉल मेमोरी को भी रिकॉल नहीं कर पाओगे, और ये भी रिकॉल मेमोरी कर रहा था। ठीक है, ये हेल्प है। तो क्वेश्चन है आपका एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर, किसके अंदर? एंजाइटी, ये तो डिप्रेशन था, डिप्रेशन में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर? सीरोटोनिन। अब मैं एंजाइटी की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? एंजाइटी की। तो एंजाइटी, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर, एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर, एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर प्राइमरी कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रेस्पॉन्सिबल होता है? न्यूरो ट्रांसमीटर रेस्पॉन्सिबल होता है, तो कौन सा होता है भैया? आंसर में क्या जाएगा? नॉरएपिनेफ्रिन। एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर
प्राइमरी कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रेस्पॉन्सिबल होता है, तो कौन सा है भैया, नॉरएपिनेफ्रिन। और एंजाइटी के अंदर क्या होता है, एंजाइटी में दो चीज होती है, तो गाबा, गाबा का लेवल क्या हो जाता है भैया, डिक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, डिक्रीज। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को देते हैं एंजाइटी के अंदर। दूसरा क्या है आपका, नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, फर्स्ट अगर प्रायोरिटी की बात करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देते हैं, गाबा को, सेकेंड प्रायोरिटी इसको देते हैं। इसका लेवल बढ़ जाता है और इसका लेवल घट जाता है, किसमें, एंजाइटी में, किसमें, एंजाइटी में। ठीक है, चौथा है एसिटाइल कोलिन। कितने हो गए आपके, 3 हो गए। चौथा देखिए यहीं, चौथा कौन सा है, ACH, शॉर्ट में बोलते हैं ACH। ठीक है, इसका पूरा नाम है एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, इट इज न्यूरोट्रांसमीटर, फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर डिस्कवर्ड हुआ था, फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर डिस्कवर्ड इन साइकेट्रिक। ठीक है, अगर न्यूरोट्रांसमीटर की अगर बात करें तो फर्स्ट कौन सा, फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर, फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर डिस्कवर इन साइकेट्रिक, डिस्कवर इन साइकेट्रिक। ठीक है, ये तो आपका क्या हुआ, अरे क्या हुआ, बायोलॉजिकल पढ़ रहे थे, तो बायोलॉजिकल के अंदर हमने क्या क्या देख लिया, बायोलॉजिकल के अंदर हमने देखा हेरेडिटरी और बायोलॉजिकल फैक्टर। अब देखेंगे तीसरा फिजिकल, क्या देखेंगे, फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर देखने से पहले न्यूरोट्रांसमीटर को एक बार फिर से देख लीजिए। मैं बता देता हूं कि न्यूरोट्रांसमीटर आपके कैसे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। देखिए, आपके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, एक हेल्दी न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कैसी होती है भैया, ऐसी होती है, और इस पर ये माइलिन सीट लगी हुई होती है। क्या है ये, माइलिन सीट लगी हुई होती है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, सेल बॉडी, सेल बॉडी, या इसी को बोलते हैं हम सोमा। क्या बोलते हैं, सेल बॉडी या सोमा। ये क्या है, आपकी माइलिन सीट है। क्या है, माइलिन शीट है। क्या है भैया, माइलिन शीट है। ठीक है, बीच में यहां पर क्या लगे हुए होते हैं, नोड ऑफ रेनवेयर। क्या लगे रहते हैं, नोड ऑफ रेनवेयर। और ये क्या है भैया, आपका टीलोडेंड्रिया, टीलोडेंड्रिया। क्या है भैया, टीलोडेंड्रिया। और ये क्या है, आपकी टर्मिनल बटन, टर्मिनल बटन। ठीक है, और आगे यहाँ क्या है भैया, 5 से 8 क्या लगे रहते हैं, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। ठीक है, न्यूरॉन की कवरिंग क्या कहलाती है भैया, न्यूरोलेमा, न्यूरोलेमा। और ये बीच वाला पार्ट क्या है, एक्सोन है। क्या है, एक्सोन। और एक्सोन की कवरिंग क्या कहलाती है, एक्सोलेमा। क्या कहलाती है, एक्सोलेमा, एक्सोलेमा। ठीक है, और इसमें बीच में फ्लूइड भरा रहता है, आपका इंट्रासेलुलर आयन होता है, पोटेशियम भरा रहता है इसमें। ठीक है, और इस फ्लूइड में, इसमें जो फ्लूइड होता है वो होता है एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म। ठीक है, और यहाँ पर एक बीच में सेल बॉडी और एक्सोन को डिवाइडेड करने वाला पार्ट होता है एक्सोन हेलक। क्या बोलते हैं, एक्सोन हेलक। तो अब बात सुनिए, जो आपका डेंड्राइट्स है ये दूसरे न्यूरॉन्स के जस्ट नीचे अटैच होता है। ठीक है, यानी कि मैं इसकी स्ट्रक्चर खोल के बनाता हूं। तो देखिए, पहले हम बात जो कर रहे हैं, टीलोडेंड्रिया को हम बड़ा बना रहे हैं।
ठीक है, ये आपका क्या है, टीलोडेंड्रिया है। ठीक है, ये आपका टर्मिनल क्या हो गया, सॉरी टीलोडेंड्रिया हो गया। ये क्या हो गया, टीलोडेंड्रिया। ठीक है, ये आपका टर्मिनल बटन। ठीक है, ये टर्मिनल बटन हो गया। जस्ट नीचे आपका क्या है, डेंड्राइट्स है। इसके बीच में गैप होता है 20 से 30 नैनोमीटर। ठीक है, ये चिपके हुए नहीं होते। ठीक है, ये आपकी ये होती है क्या, ये पूरी घटना साइनेप्स कहलाती है। साइनेप्स या सिनेप्स, जो भी बोलते हैं आप, साइनेप्स बोल लो, सिनेप्स बोल लो। ठीक है, ऊपर होता है प्री सिनेप्टिक, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और इसको बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक। ठीक है, और यहां पर एक भाई साहब लगे हुए होते हैं, एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है कॉलिन एस्ट्रेज एंजाइम। क्या नाम है भैया, कॉलिन एस्टरेज एंजाइम। इन काम बताते हैं अभी। ठीक है, ये एंजाइम है, और यहां पर छोटी छोटी पोटलियां होती हैं, और पोटलियों के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर भरे रहते हैं। ठीक है, आपको आशा कर रहा हूं यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा, क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब इन न्यूरोट्रांसमीटर को मूव करने के लिए यहां पर रिसेप्टर लगे रहते हैं। जिसको भी न्यूरोट्रांसमीटर कोई सा भी हो, सीरोटोनिन हो, एसिटाइलकोलिन हो, डोपामाइन हो, कोई सा भी न्यूरोट्रांसमीटर हो, हर न्यूरोट्रांसमीटर को अगर मूव करना है तो डोपामाइन आ रहा है तो डोपामाइन के रिसेप्टर होंगे, एसिटाइलकोलिन आ रहा है तो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर होंगे, और आपके गाबा आ रहा है तो गाबा के रिसेप्टर होंगे। ठीक है, बट इनको मूव कराने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कैल्शियम की। कैल्शियम नहीं होगा तो न्यूरोट्रांसमीटर मूव नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है, इनको मूव कराने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, और कैल्शियम नहीं होगा तो आपके न्यूरोट्रांसमीटर मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, मैंने कहा ये भाई साहब, ये राजा बैठे हुए हैं यहां पर। ठीक है, कौन से, कॉलिन एस्ट्रेज एंजाइम। कॉलिन एस्ट्रेज एंजाइम का, ठीक है, काम क्या होता है कि भैया किसी न्यूरोट्रांसमीटर को 20 ग्राम में आना था और वो आ गया 40 ग्राम में। तो इसका काम ही यही है, जितना चाहिए उतना ही लेना। ईमानदार है ये बेईमान नहीं है जो चौकीदार बैठा हुआ है। इस चौकीदार का नाम क्या बताया हमने, कॉलिन एस्ट्रेज एंजाइम। इसका काम इतना ही है कि भैया हमें जितना चाहिए उतना ही दो, हमें ज्यादा मत दो। ठीक है, अगर 20 ग्राम चाहिए या 40 ग्राम आ गया तो बाकी 20 ग्राम को उठाकर वापस से फेंक देगा, जहां से आया वहीं फेंक देगा, और बोलेगा भैया हमें नहीं चाहिए किसी का, हमारा है हमें दे दो, हमें दूसरे का किसी का कुछ नहीं चाहिए। तो ये रिवर्ट बैक कर देता है, इतना ही काम है। तो ऐसे आयन का एक्सचेंज होता रहता है, करंट दौड़ता रहता है, डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन की प्रोसेस होती रहती है, आयन एक्सचेंज होते हैं, करंट बहता रहता है। आपके ये सभी अगर ये प्रॉपर रूप से काम कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो मेंटली डिस्टर्ब देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरी बात कर रहे हैं फिजिकल फैक्टर। और ज्यादा जानने के लिए नर्वस सिस्टम उठाएं और शिव शर्मा सर्च 0427 को सर्च करें और नर्वस सिस्टम में जाएं। वहां मैंने खोल के समझा रखा है नर्वस सिस्टम में, और इनको सबको एक एक पार्ट को। ठीक है, ज्यादा जानने के लिए क्या करें, नर्वस सिस्टम शिव शर्मा सर से पढ़ें, ऑनलाइन सब कुछ डला हुआ है, यूट्यूब पर जाएं और शिव शर्मा 0427 को सर्च करें। ठीक है, आगे देखिए, तीसरी हम बात कर रहे हैं, या सी जो हम है बायोलॉजिकल के अंदर, सी क्या था, तीसरा था आपका कौन सा, फिजिकल फैक्टर। ठीक है, फिजिकल फैक्टर या डेमोस्ट्रेबल फैक्टर। इसमें क्या है, देखिए आपका सेरेब्रम वाला पार्ट में जो न्यूरॉन्स होते हैं आपके,
मैंने नर्वस सिस्टम में बताया है आपको, ये क्या है, सेरेब्रम पार्ट है आपका, सेरेब्रम, ठीक है। ये आपका डिवाइडेड है फिशर्स के द्वारा, ये आपकी ऑक्सीपिटल हो गई, ये आपकी पैराइटल, ये आपकी टेम्पोरल और ये आपकी फ्रंटल। इसमें एरियाज डिवाइड होते हैं, ठीक है। 5 एरिया आगे फ्रंटल में होते हैं, 2 इधर होते हैं, 3 इधर होते हैं और 1 विजन एरिया इधर होता है एरिया, और एक इधर होता है पैराइटो ऑक्सीपिटल एरिया। इधर सोमेटो सेंसरी एरिया, टेस्ट एरिया, वर्निक्स एरिया, और इधर कौन सा है, वर्निक्स एरिया, और इधर कौन सा है, ऑडिटरी एरिया, और इधर विजन एरिया होता है, यहाँ ब्रोंकास एरिया होता है, फ्रंटल आई फील्ड एरिया होता है, प्रीमोटर एरिया होता है। तो ऐसे एरियाज डिफाइन है हर चीज के लिए, ब्रेन के अंदर क्या है, एरियाज हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये फिजिकल फैक्टर क्या होते हैं, मेंटल इलनेस कैसे हो सकती है फिजिकल से, जैसे कि आपके सेरेब्रम में कहीं पर भी क्या हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, क्या हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, तो उसकी वजह से मेंटल इलनेस हो सकती है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। और क्या हो सकता है भैया, और हो सकता है आपका डिक्रीज ब्लड सप्लाई, यानी कि ब्रेन को ही क्या नाम मिले, डिक्रीज ब्लड सप्लाई, डिक्रीज ब्लड सप्लाई, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा, ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज तो आप जानते ही होंगे, ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज होती है कि आपके एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर दे, ठीक है, एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाए और एक जगह पर जमना स्टार्ट हो जाए, तो ठीक है, आपके मैसेज नहीं आ पाएंगे, ना जा पाएंगे। और क्या हो सकता है, विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन डेफिशिएंसी क्या हो सकती है, विटामिन डेफिशिएंसी या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है, क्या हो सकती है, विटामिन डेफिशिएंसी या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ठीक है, ये हो सकती है। चौथा है आपका, ये तो क्या था, फिजिकल फैक्टर या डेमोस्ट्रेबल फैक्टर, कोई भी आपके सेरेब्रम वाले पार्ट में कोई भी ट्रॉमा, इन्फेक्शन, डिक्रीज ब्लड सप्लाई हो जाए, और क्या हो जाए, ऑटोइम्यून डिजीज हो जाए, विटामिन डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है। सी हो गया। चौथा देखिए, डी देखिए, उसमें था साइकोलॉजिकल फैक्टर, क्या था, डी देखिए, साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर क्या क्या हो सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टरबेंस हो सकता है, देखिए कुछ पॉइंट देखिए, एमसी, ठीक है, एमसी क्या हो जाए, मेंस्ट्रुअल पीरियड की वजह से साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस, मेंटल डिस्टरबेंस हो सकता है। किसी महिला को साइकिल गड़बड़ा जाए, या तो बढ़ जाए या घट जाए, ठीक है, या फिर जो एमसी साइकिल आ रही है वो बंद ही नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से इंसान क्या हो सकता है, मेंटल डिस्टरबेंस हो सकता है। और क्या हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है, ठीक है। और क्या हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है, पोस्टपार्टम पीरियड हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज या पोस्टपार्टम पीरियड, ये सब किसी के अंदर आते हैं, साइकोलॉजिकल के अंदर आते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, लिख लो इसको, बोले सुसाइड इज नॉट क्राइम, सुसाइड इज नॉट क्राइम, क्या नहीं है, कोई भी क्राइम नहीं है, कोई भी सुसाइड कर रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, आंसर में लिख लो, ये है आपका मेंटल इलनेस है, क्या है, इट इज मेंटल इलनेस, इट इज मेंटल इलनेस, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये सभी चीजें समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा से रिवाइज करें, दोबारा से सुनें, आपको डेफिनेटली समझ में आएगी। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो कांटेक्ट करें शिव शर्मा सर से, ठीक है। मेरा नंबर है 7023794065, ठीक है। नाम है शिव शर्मा, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं मेरे को व्हाट्सएप पर, मैं आपका तुरंत रिप्लाई दूंगा। तुरंत का मतलब ऐसा नहीं आपने मैसेज किया और तुरंत रिप्लाई दे दिया,
जब मैं फ्री होऊंगा और मैसेज देख लूंगा तब मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ऐसा भी हो सकता है मैसेज देख लिया बट मैं कहीं बिजी हूँ, चलते चलते देख लिया, फ्री होने के बाद आपका डेफिनेटली 100% रिप्लाई मिलेगा आपको। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी आपको। डेफिनेटली इससे आगे भी पढ़ेंगे। इससे ये तो मैंने आपको मेंटल इलनेस के कारण तो मैंने ही बता था, रिस्क फैक्टर बताए हैं कि ये रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, इनकी वजह से ये मेंटल इलनेस हो सकती है। अब हम साइन एंड सिम्टम्स के बारे में देखेंगे, मेंटल इलनेस के बारे में। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है, देखो थोड़ा समय का अभाव होता है। ठीक है, 8 से 4 बजे तक का कॉलेज होता है तो थोड़ा आगे पीछे भी हो जाता है, कभी 5 भी बज जाते हैं। तो हो सकता है जितना बीच बीच में मैं वीडियो इसी में से जो टॉपिक छोटा हो उसको बना के भी डाल सकता हूँ, पर सीरियल वाइज मैं नंबर डालते जाऊँगा। उस वीडियो में मैं नंबर नहीं डालूंगा, नंबर जब वो रेगुलर आती जाएगी तब मैं उसका नंबर डिफाइन कर दूंगा कि ये वीडियो यहाँ से। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सब चीज़ समझ में आ रही होगी। और शुभ रात्रि, राधे राधे।